हेलो साथियों, हम स्टडी कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम स्टडी कर रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था इससे पहले। 2 और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है हमने सीखा था, ठीक है। 2 और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम जो सीखने वाले हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम 1-2 कॉन्सेप्ट छोटा सीखेंगे, ठीक है। 2 और 5 की डिविजिबिलिटी के नियम के बाद क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यह है कि हमें ये जानना है, कुछ सवालों के माध्यम से हम इसे सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर आर देयर। क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे न जाएं, क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझाएंगे, समझ में आना चाहिए हमारे यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर आर देयर। 2 डिजिट के इवन नंबर कितने होते हैं? 2 डिजिट के नंबर होते हैं, तो 2 डिजिट के इवन नंबर कितने होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? 2 डिजिट के इवन नंबर कितने होते हैं, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तब हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर। देखिए, समझिए। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 3 प्लेसेस हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। ए, बी एंड सी 3 प्लेसेस हैं, 3 जगह के नाम हैं। जैसे ए फॉर मान लो लखनऊ हो गया, ये दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। इस तरह से कोई भी प्लेसेस आप यहाँ पर ले सकते हो। हमने ए, बी, सी इसलिए नाम रख दिया कि आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए, जैसे ए फॉर यहां पर हम लिख लेते हैं दिल्ली, ठीक। ये मुंबई हो गया, और ये ठीक। इन जगह के हमने नाम ऐसे लिख लिए हैं, लेकिन ए और बी और सी हमने नाम दे रखा है कि ए, बी, सी कोई प्लेसेस के नाम है। अच्छा, ए से बी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं, 2 रास्ते नहीं। ए से बी तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन तरीके 2 हैं। या तो आप ए से बी तक जाने के लिए, अब देखो हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन है, इसलिए हम कोई नाम नहीं लिखना चाहते थे कि हम इन्हें नाम ना लिखें, क्योंकि यहाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली जा रही है, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए एक तरीका है कि आप एयर चले जाएं, एयर मतलब एरोप्लेन से चले जाएं, ठीक है, एरोप्लेन से। और ए से बी तक दूसरा तरीका जाने का कि आप बाई रोड, ठीक है, रोड से चले जाएं, मतलब बस पकड़ ले और रोड से चले जाएं, ठीक है। इसलिए हम इन प्लेसेस का नाम नहीं लिखना चाहते थे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप इन प्लेसेस का नाम देख के, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं हम आपको, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा पेशेंस रखे, हमें यहाँ समझना होगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट आ जाएगा तुरंत। ए से बी तक जाने के 2 तरीके हैं, एयर से जा सकता है या बाई रोड जा सकते हो आप, ठीक। अच्छा, बी से सी तक जाना है, तो बी से सी तक जाने के लिए 3 तरीके हैं। एक एयर से जा सकते हो, बाई रोड भी जा सकते हो, और सी से बी से सी तक बाई शिप भी जा सकते हो, शिप, ठीक। समझे सवाल कि नहीं? सिचुएशन को आप समझे। सिचुएशन अभी सवाल नहीं आया, सिचुएशन आई है कि ए से बी तक जाने के 2 तरीके हैं। एयर से जा सकते हो, यानी एरोप्लेन कर लो आप यहां पर, और एरोप्लेन में बैठो, ए से बी पहुंच जाओ। ए से बी तक जाने के लिए दूसरा तरीका है कि बस में बैठो, रोड से चले जाओ। बी से सी तक जाने का एक तरीका है कि आप एरोप्लेन में बी इस पर बैठो और सी तक चले जाओ, एरोप्लेन में मतलब बाई एयर। दूसरा तरीका है रोड, बाई रोड जा सकते हो। और तीसरा तरीका है बाई शिप, यानी जो वाटर वाला तरीका है, ठीक है, वाटरवेज।
वो तीसरा तरीका है बी से सी तक जाने का। सवाल क्या है, सवाल हमारा ये है कि कोई पर्सन अगर ए से सी तक जाना चाहता है तो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ही फॉलोज, मतलब कितने तरीके होंगे ए से सी तक जाने के लिए, ए से सी तक जाने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। फिर से सवाल समझते हैं कि आप ए से सी तक जाना चाहते हैं तो ए से सी तक जाने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने तरीके से वो जा सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, समझते हैं इस चीज को। जैसे ए से वो आदमी, कोई भी पर्सन है, जैसे ये आदमी है और ये ए से सी तक जाना चाहता है, ए से सी तक जाना चाहता है, तो अब देखो ए से बी तक जाने के लिए वो बाई एयर जा सकता है। एक तरीका तो ये हो गया कि ए बाई एयर, लेकिन अभी क्या सी पर पहुंचा? नहीं, सी पर नहीं पहुंचा, तो फिर एयर से गया और एयर से चला गया। भाई यहाँ पकड़ा एरोप्लेन, बी पर पहुंचा और बी से एरोप्लेन पकड़ा तो सी पर आ गया। तो एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया कि नहीं हो गया, ये समझ में आया? ये एक तरीका हो गया कि एयर से एयर चला गया। ठीक, एक तरीका हो गया। जब भाई एक तरीका यहाँ पर हो गया, हमने क्या लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है, हाँ बिल्कुल, देखो ए से बी तक वो एयर से जाए और उसके बाद यहाँ से रोड से चला जाए, यानी बाई बस पकड़ ले, बाई रोड चला जाए, यानी यहाँ से ए से बी तक तो एयर से आए और उसके बाद बाई रोड चला जाए बी से। तो ये दूसरा तरीका हो गया सी तक पहुँचने का। ठीक है, एक और तरीका मिल गया हमें, एक और तरीका मिलेगा, ए से बी तक वो एयर से जाए एरोप्लेन से, उसके बाद शिप से चला जाए वाटरवेज। तो ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका होगा। भाई इसमें ए से एरोप्लेन से आया, एरोप्लेन से चला गया, पहला तरीका। एरोप्लेन से आया, बाई एयर आया, बाई रोड चला गया, दूसरा तरीका। बाई एयर आया, बाई शिप चला गया, ये तीसरा तरीका। 3 तरीके हैं। तो रोड, अगर ए से बी तक वो रोड से जाता है तो रोड से जाए और फिर एयर से चले जाए, फिर एक और तरीका। अच्छा, ए से बी तक वो जाए रोड से और बी से सी तक भी रोड से चला जाए, तो ये एक और तरीका मिल गया हमें। अच्छा, ए से बी तक वो रोड से जाए, फिर वो शिप पकड़ ले, शिप से चला जाए बी से सी तक, तो एक और तरीका मिल गया। टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके मिल गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मिल गए? 6 तरीके मिल गए। क्या टोटल नंबर ऑफ वेज 6 तरीके मिल गए? कहाँ, क्या, कौन सा तरीका? ए से सी तक जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं रास्ते? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? वो 6 हैं, 6। अब आप हमें कोई एक ऐसा तरीका बताओ 6 के बाद अगर कोई पॉसिबल हो, तो इसका मतलब 6 आंसर गलत होगा। तो कोई एक ऐसा तरीका है क्या? सारे तरीके जो ए से सी तक जाने के लिए पॉसिबल हो सकते थे, क्या हमने मेंशन कर लिया? बिल्कुल मेंशन कर लिया। भाई 6 तरीके हैं, उसके बाद 6 तरीके के बाद 7वां तरीका उसके पास नहीं है जाने का, ए से सी तक जाने का। ये सवाल हम बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से आप लोग को लगाए हैं, तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि हाँ बहुत टाइम लग गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमें इसे समझना था। ये सवाल हम कैसे कम टाइम में लगाएंगे। अगर इस तरह का सवाल मान लो आ गया और हमसे पूछ लिया गया कि भाई एक पोजीशन है, 3 प्लेसेस हैं, एक पर्सन है जो ए से बी तक बाई एयर बाई रोड जा सकता है, बी से सी तक बाई एयर बाई रोड बाई शिप जा सकता है, तो अब उसे ए से सी तक जाना है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। कितने तरीके से वो ए से सी तक कितने? तो 6 तरीके। तो क्या हम वहां पर ये गिनने बैठ जाएंगे? ए से बी तक जाएगा एयर, फिर एयर, फिर एयर, फिर ए से बी तक, फिर एयर, फिर उसके बाद रोड, फिर एयर, फिर उसके बाद शिप। अगर ये हम गिनने बैठ गए तो हो गया, एग्जाम क्रैक कभी होगा भी नहीं। ठीक है, तो कैसे हम ये तुरंत 1 सेकंड में, कैसे ये 2-3 सेकंड में ये सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका हम बताते हैं। ठीक, जैसे ए से बी तक आप ये काउंट कर लो कि ए से बी तक उसे जाना था, तो ए से बी तक उसे जाना था तो कितने तरीके थे? ए से बी तक अगर जाना था तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरीका ये था एयर और ये दूसरा तरीका था बाई रोड, तो हमने 2 लिख दिया, 2 तरीके थे। अरे भाई ए से बी तक जाने में कितने तरीके थे? 2 तरीके थे। अच्छा, बी से सी तक जाने में कितने तरीके थे? तो बी से सी तक जाने में टोटल नंबर ऑफ वेज, बी से सी तक जाने में वो 3 तरीके थे। ठीक, बी से सी तक जाने में कितने तरीके थे? बी से सी तक जाने में 3 तरीके, बाई एयर, बाई रोड, बाई शिप। ए से बी तक जाने में 2 तरीके, तो ये 2 तरीके। अब हमसे ए से सी तक पूछा है टोटल नंबर ऑफ वेज, और उसे ए से सी तक जाना ही जाना है, ऐसा नहीं कि बी पर रुक जाना है, ए से सी तक जाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम देखें तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। देखो एक मात्र आपको यहाँ पर 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा, आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज 2 3 जा 6। अब अगर आगे भी दे देता, मान लो कि 4 तरीके दे देता कि सी से डी तक जाना है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज ये हैं
4 तरीके हैं, तो क्या हम बता पाएंगे यहाँ पर कि कितने तरीके से ए से डी तक जा पाएगा? बिल्कुल। यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 ते 12 दूनी 24, टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने बन जाएंगे? 24। ए से डी तक जाने के लिए 24 तरीके बन जाएंगे। ये सवाल एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया। तो एसएससी वाला आपको ये थोड़े ना पकड़ा देगा कि ए से सी तक जाना है, 2 तरीके यहाँ है, दो तरह से यहाँ जा सकता है, ए से बी तक, बी से सी तक 3 तरीकों से जा सकता है। अब वो आपसे ए से डी तक पूछेगा, थोड़ा सा सवाल में मॉडिफिकेशन डाल देगा, थोड़ा सा बस चेंज, हल्का सा चेंज। आप सवाल ये लगा के जाओगे, हल्का सा वो मॉडिफिकेशन यानी थोड़ा सा चेंज डाल देगा, वो आगे अच्छा रास्ता देगा। अगर आप मान लो कि इसको रट भी लेते तो थोड़ा सा चेंज से डालेगा, उसमें हल खराब। तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप में समझना होता है, थोड़ा सा समय लगा के, पेशेंस रख के, तो आप समझ पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ तरीका, ए से अगर सी तक जाना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 × 3 6। अगर सी से डी तक भी जाना होता है, यानी ए से डी तक जाना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? हम इसी को क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 वेज आए। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा समझ में कि इस तरह के सवाल को कैसे डील किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह का सवाल तो आपने लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर। आप पढ़ा रहे हो नंबर सिस्टम हमें, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, तो आप ये काहे हमें पढ़ा रहे हो? यहाँ पर ज़रूरत है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है हमें नंबर सिस्टम में, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें, ये बातें जो हमने यहाँ पर सीखी, ये हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे यूज करें हैं ये देखते हैं। अब सवाल पे आते हैं हम। सवाल क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर। सवाल आप देखना, एक सवाल जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में ये बात आप देखना, ये बात क्या है कि इवन नंबर्स, बात यहाँ पर इवन नंबर्स की जा रही है, ठीक। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, 2 डिजिट के इवन नंबर कितने होते हैं? तो आप एक बात ऑब्जर्व करो कि हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है, हम ये बना लेते हैं 2 डिजिट का अगर हमें नंबर चाहिए तो, और आपको जो नंबर बनाना है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आते हैं, वो नंबर तो इसी से बनेगा भाई, नंबर आपका इसी से बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कोई एक डिजिट नंबर, मतलब किसी नंबर का डिजिट हो तो आप बताओ। बिल्कुल नहीं, इतना ही, ठीक है। तो इसके बाद नहीं है, इतना ही है। हो सकता है कि सवाल में ये बातें मेंशन आपको, मतलब ये चीज आपको लिख के दे कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, और ये नीचे मेंशन कर दे कि इनसे ही बनाना है। हो सकता है कि इस चीज को ना मेंशन करे, इसीलिए हमने पहले मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, ये बात हमें पता। इवन नंबर पे अभी फोकस नहीं करेंगे, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ये फोकस करेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट का अगर हमें नंबर बनाना है तो आप यहां पर देखो कि इस नंबर में 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट हमने ये देखिए बना दी। अब वो नंबर इवन होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर वो नंबर इवन होना चाहिए, तो इस यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, तो इस जगह पर जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, यहां पर इवन नंबर होना जरूरी है भाई। अगर कोई भी नंबर इवन हो, इसका मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर इवन है, 2 से डिवाइड, यहाँ 2 डिजिट का नंबर पूछा है, इवन नंबर पूछा है, तो इसका मतलब ये 2 डिजिट का नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। 2 से ये कब डिवाइड होगा? ये तब डिवाइड होगा 2 से, 2 हो, यहाँ पर 2 हो या 2 का मल्टीपल लिखा जाए, इसका मतलब नंबर हमें इससे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल देख लेते हैं। एक तो हो गया यहाँ पर 2, एक हो गया 4, एक हो गया 6, एक हो गया 8 और एक हो गया 0। भाई 0 भी तो आ जाएगा, तो भी तो बन जाएगा। यानी इस डब्बे को आप देखो, जो इकाई वाला डब्बा है, इस डब्बे को आप कितनी तरीके से भर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां पर कौन कौन सा अंक आ सकता है? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। 0 2 4 6 8 यहां पर आ सकता है, यानी 1 2 3 4 5, 5 तरीके से ये भरा जा सकता है भाई। यहां पर 5 अंक आ सकते हैं, 5 में से कोई भी रख दोगे और यहां पर कोई भी नंबर रख दोगे, वो पक्का 2 से डिवाइड होगा, यानी वो इवन नंबर होगा, ठीक है। 5 तरीके। यहां पर बताइए, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टेंस प्लेस है, यानी दहाई का अंक है, यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं बताइए?
तो आप कहोगे यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर देखो 9 नंबर आ सकते हैं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो 10 नंबर आ सकते हैं, 10 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल भी गलती मत करना, 10 नंबर यहाँ नहीं आएंगे। क्यों, देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है बच्चे, ये 2 डिजिट का नंबर अगर है तो 2 डिजिट का अगर ये नंबर है और यहाँ पर 5 नंबर आ सकते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट, आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप डिजिट को रिवाइज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा रिपीट, अब देखो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, जो बात हमने बोली, जैसे मान लो कि हमने इस प्लेस पे, इस स्थान पर 4 रख दिया, 4, हमने इसको 4 को उठा कर रख दिया, तो हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि 4 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 रख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, वही डिजिट रिपीट, जैसे आपने यहाँ 6 रख दिया तो 6 यहाँ भी रख सकते हो। हमें तो इवन नंबर से मतलब है ना, और इवन नंबर यहाँ 5 ही संख्या रखने के बाद इवन नंबर आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर से मतलब, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन का कोई सवाल यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कितने तरीके से, 10 तरीके तो हमने तो गिना भाई, 10 तरीके से भर सकते हो, बिल्कुल नहीं भर सकते हो आप 10 तरीके से। क्यों, देखिए 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये नंबर कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का, आप कहोगे 1 डिजिट का, आप बताओ 1 डिजिट का, 0 आगे लगने से कोई फायदा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यही 0, अब बताओ 2 डिजिट का, तो ये नंबर 2 डिजिट का, लेकिन ये अभी भी 1 डिजिट का नंबर है। तो भैया जब हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए तो यहाँ पर क्या 0 हम लिख सकते हैं, 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर हम टोटल कितनी है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 0 हम रख नहीं सकते, तो इस स्थान पर हम कितने नंबर रख सकते हैं, इस स्थान पर हम 9 नंबर रख सकते हैं, यानी 1 से लगा के 9 तक कोई भी नंबर यहाँ फिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है स्थान 9 तरीके से भरा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 9 तरीके हैं इस स्थान को भरने के, इस स्थान को भरने के 1 2 3 4 5 तरीके हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 9 × 5 45। अब आपके समझ में आ गया होगा टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने बने, 9 × 5 45, और 45 क्या निकल के आ गई, हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई, यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर, ये 45 नंबर आ गए भाई, हमारे टोटल 45 नंबर आ गए हैं। भाई हमसे यही तो पूछा था, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर आर देयर, तो भैया इवन नंबर कितने होंगे, 45 होंगे, 45 इवन नंबर होंगे, 45 इवन नंबर होंगे, 45 इवन नंबर। अभी सवाल के आंसर पर फोकस मत करें, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। जो चीज़ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर फोकस करें कि हमें जानना क्या है, समझना क्या है, ठीक है। जल्दबाजी करने से कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है। आपने सीख लिया, 10-15 सवाल, 20 सवाल, 50 सवाल लगा लिए, रट गया कॉन्सेप्ट, फिर 4 दिन बाद भूल जाओगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, फिर टेस्ट दोगे जाके मॉक, फिर उसमें भूल जाओगे। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कॉन्सेप्ट जब सीखे तो बिल्कुल पूरा ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समय दे के सीख लें, ठीक है। उसमें समय देना बहुत ज़रूरी होता है किसी नई चीज़ को जब आप सीख रहे होते हैं। एक बार जब 100% उसे आप सीख लेते हैं, वैसे एक बार में 100% सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं पूरी तरह से, आप उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप माइंड में अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट पर आपको थोड़ा समय, टाइम जो है देना पड़ता है उसको समझने के लिए। ऐसे ही बुक को बंद करने के बाद भी टाइम देना पड़ता है, तब जाके उस कॉन्सेप्ट पे सवाल लग पाते हैं और थोड़ी देर तक हमारे माइंड में रह पाता है कॉन्सेप्ट। इतने जल्दबाजी से तुरंत हमें जानना चाहिए, तुरंत हमें जानना है, पता करना है, और तुरंत डायरेक्ट आंसर बता दो हमें कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट के बताओ कितने नंबर होते हैं, डायरेक्ट बता दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये 10 15 20 सवाल इस तरह के आपको मिल जाएंगे किताब में, लाइन से। मैथमेटिक्स में तो लाइन से सवाल दिए रहते हैं, एक ही टाइप के लाइन से सवाल दिए रहते हैं, 10 10 20 20 50 50 सवाल। टाइप 1 आप उठा लो, एसएससी की जो मैथमेटिक्स होती है आपने देखी होगी, खूब मोटी मोटी मैथमेटिक्स होती है, कोई भी बुक उठा लो, उसमें दोनों 8-8 हज़ार सवाल दिए हैं, एक ही तरीके के 10-10 सवाल मेंशन उसमें किए हैं। तो आप ठीक है 10-10 सवाल आप लगाते जाओ, प्रैक्टिस बन जाएगी। उस समय जिस समय आप पढ़ रहे होगे, जिस चैप्टर को पढ़ रहे होगे, उस समय तो सवाल लगा लोगे, लेकिन एग्जाम में नहीं लगा पाओगे, मॉक में नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा। कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि
अभी इससे पहले जो हमने सिचुएशन कंसीडर की थी ए से बी तक, बी से सी तक, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, आप देख सकते हो, उसी से हम रिलेट किया। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे अगर हम चाहते, तो यहाँ पे सवाल तो हमने पहले लिख दिया था, 2 डिजिट के नंबर बताओ, 2 डिजिट के इवन नंबर बता दो, ये हम लिखते डायरेक्ट यहाँ पे 9 × 5 45 कर देते। 45 इवन नंबर भाई होंगे, यानी 2 डिजिट की संख्या कितनी होती है? तो अब देखो 2 डिजिट की संख्या अगर हम देखें तो 10 से लगा के भाई 9, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं तो 9 के बाद जो है 10 आती है, 10 से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है और 99 तक जाती है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है। तो 100 के बाद हमारा काम का कोई नंबर नहीं, 9 से पहले हमारे काम का कोई नंबर नहीं, 10 से लेके 99 के बीच में ही, 10 से बीच में नहीं, बिटवीन में नहीं, 10 से लेके 99 तक जो नंबर होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। और यहीं पर 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं, इनमें से यहाँ से लगा के यहाँ तक, इनमें से यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल 45 नंबर होते हैं। कितने? 45 नंबर होते हैं जो इवन होते हैं, इवन होते हैं 45। अब आपसे अगर कोई पूछ ले ऑड कितने होते हैं, अब बताओ, सवाल ये आ गया। तो अब हमें ये करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर हम ऑड नंबर देखें, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। 45 कितने होते हैं? 45 इवन नंबर होते हैं। तो आप देखो 99 तक, 10 से लेकर 99 तक नंबर ऑफ डिजिट, तो हमने बताया था नंबर ऑफ डिजिट निकालना हो, कॉन्सेप्ट हमने बताया कि 99 से, अब जो लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे होंगे ना, एक एक चीज़ पढ़ रहे होंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए नंबर सिस्टम, वही समझ पाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 99 से माइनस करेंगे यहाँ पर 10, तो कितना आ गया? 89 आ गया। 89 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 90 आ गया। यानी 10 से लेकर 99 के बीच में टोटल नंबर होते हैं 90, और 45 हो गए इवन, तो 45 हो गए ऑड, आधे इवन हो गए तो आधे ऑड हुए अपने आप। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट, कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है 2 डिजिट के इवन इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। एक सवाल हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आगे कई सवाल हैं, उनको, उन सवालों के माध्यम से इसी कॉन्सेप्ट को आज हम डेवलप करने वाले हैं। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। छोटा सा हम इसमें बदलाव करेंगे सवाल में, बहुत ही मिनिमम छोटा सा चेंज करेंगे, और आप उस सवाल को जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं उस सवाल को अपने मन से प्रैक्टिस करिए, लगाइए। अगर नहीं लग पा रहा है तो बढ़िया है, कॉन्सेप्ट आप सीख गए, और नहीं लग पा रहा है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप सीख नहीं पाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर हम इस सवाल में सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए तो हम इस सवाल को ले रहे हैं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर। अब हम कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर आर देयर। 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर आर देयर। तो 3 डिजिट के इवन नंबर कितने हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर आर देयर। अब आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बताना है कि कितने होते हैं। सवाल लगाइए, सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है, उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा जिस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर सीखा है अभी अभी, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लगेगा। तो देखते हैं, 3 डिजिट बना देते हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं, उसी से नंबर बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से तो हमें नंबर बनाना है। ठीक है, तो इसी से अगर हमें नंबर बनाना है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें और इवन बनाना है, तो इस जगह पर इस प्लेस को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं हमारे पास। तो हमें पता है कि इवन नंबर अगर हमें बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, तो ये इवन होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 1 2 3 4 5, 5 तरीके से यहाँ पर भरे जा सकते हैं। इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, यानी यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 5 अंक आ सकते हैं। तो 5 अंक आ सकते हैं, तो 5 तरीके से ये डब्बे को भरा जा सकता है, तरीके से भरा जा सकता है। ये जो लैंग्वेज है तरीके से, 5 तरीके से, ये पहले वाले एग्जाम्पल में हमने अच्छे से सीखा था, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल
प्लेसेस वाला लिए थे ABC लिख के। तो 5 तरीके से आप इस डब्बे को भर सकते हो। आप बताएं इस डब्बे को आपको भरना हो तो यहाँ पर कौन से डिजिट हम यहाँ पर रख सकते हैं, कौन से डिजिट रख सकते हैं। तो आपको तुरंत पता चल गया कि यहाँ पर तो कोई भी डिजिट रखो भाई, 10 में से 10 रख दो। ये देख लेना भाई, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक है और 0 1 10 हो गई, तो 10 की 10 डिजिट। यानी इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो 10 तरीके से भरा जा सकता है। इस स्थान को हम भर सकते हैं 10 तरीके से। ठीक, आप इस जगह को बताएं कि कितने तरीके से हम भर सकते हैं, इस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, आप यहाँ बताएं। ये तीसरा डिजिट है और ठीक है, इस प्लेस को या इस जगह को या इस डब्बे को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, यानी टोटल नंबर यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। तो आप कहोगे भैया 3 डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट के नंबर में पहले तो 0 नहीं आ सकता, तो 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट का है। अगर 0 आ गया तो वो नंबर को 2 डिजिट में कर देगा और जो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर कितने तरीके हैं, तो टोटल 9 तरीके। अब यहाँ से कोई 9 में से कोई भी नंबर आप फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यहाँ पर 5 तरीके से भरोगे क्योंकि 0 2 4 6 8 भरोगे तो नंबर इवन ही आएगा। ठीक है, तो इस डब्बे को भर सकते हो 9 तरीके से, दूसरा वाला डब्बा भर सकते हो 10 तरीके से, और तीसरा वाला डब्बा 5 तरीके से। टोटल नंबर आप हिसाब से पूछा है 9 10 5 कर दो भाई, 9 5 45 10 में 450। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, 450 इवन नंबर है। तो टोटल नंबर इवन नंबर 450 इवन नंबर आएंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट के इवन नंबर कितने होते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर। 3 डिजिट के जो इवन नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 450 होते हैं। 3 डिजिट के इवन नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट के इवन नंबर होते हैं 450। ठीक है, तो ऑड आपसे पूछेगा 450, आधे आधे होते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट के इवन नंबर होते हैं 450 नंबर 3 डिजिट के इवन नंबर होते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे अगले सवाल मतलब 1-2 सवाल और देखते हैं। आगे के कुछ सवाल लगाने से पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहेंगे। यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी हम उन सवालों को आगे के सवाल लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। नहीं भी हैं तो यहाँ पर वही चीज़ है ना कि हमने आपको देखा कि जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें अभी हमने 1-2 सवाल लगाए, वो बिल्कुल अगर मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप उसे समझ सकते हैं। बिल्कुल बेस से हमने पकड़ के लगाया। और हमने पहले दिन बोला था यहाँ पर जो मैथमेटिक्स सीखेंगे वो बिल्कुल बेस को पकड़ के सीखेंगे। एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेस से सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को। अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो भी आपको समझ में आएगा और नहीं पढ़े हो तो भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने जा रहे हैं हम, समांतर श्रेणी जिसे हिंदी में कहते हैं। क्या होता है पूरा, ये तो अगर देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 सप्ताह लगभग लग जाएगा इसे पढ़ने में, इतना बड़ा चैप्टर है ये। लेकिन हमें उसका एक छोटा सा पार्ट सीखना है, छोटा सा पार्ट सीखना है बस। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक सीरीज दी जाती है, नंबरों की एक सीरीज दी जाती है और उस पर आपको कुछ एनालिसिस करने को बोला, वो पूछते हैं। ठीक, कैसे, जैसे मैंने नंबर की एक सीरीज लिख दी। अब एक स्पेसिफिक सीरीज नहीं किया आपने 2 4 8 10 15 20 25 ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। इस तरह की सीरीज नहीं दी जाएगी वहां पर कि जिस तरह मन पर हुआ उस तरह की सीरीज लिख दिया, अब इसकी एनालिसिस नहीं। एक स्पेसिफिक टाइप की सीरीज होती है, स्पेसिफिक टाइप की सीरीज। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक टाइप की सीरीज ये होती है, आपको हम बताते हैं कि स्पेसिफिक टाइप की सीरीज वो कौन सी सीरीज होती है। तो ये एक सीरीज है, स्पेसिफिक टाइप की ये सीरीज है हमने लिखी है। अब आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं कि इस सीरीज में हमने ऐसा कौन सी चीज है जो कॉमन रखी है, तब आप समझ रहे हैं कि हाँ अरिथमेटिक आप सीखे हुए हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की एक सीरीज है, आप देखो ना, स्पेसिफिक टाइप की सीरीज है। इसमें क्या स्पेसिफिक है, क्या एक चीज जो है जो कॉमन है वो क्या है, तो आप देखो 5 से 8 तक
5 से 8 तक जो डिफरेंस है इन दो नंबरों में वो कितने का है, 3 का है। यानी यहां से यहां तक जो डिफरेंस है +3 कर दिया हमने, बस +3 कर दिया, दूसरा नंबर आ गया। अच्छा यहां से 8 से 11 में अगर देखा जाए तो यहां से देखो आप, इन दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 का है। तो इसमें क्या क्या 3 ऐड कर दिया, ये बन गया 3, इसमें से माइनस करो, यानी एक तरह से ये आप डिफरेंस कह सकते हो। इन दोनों नंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। इन दोनों नंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। आप कर लोगे 3 ही के तो है, +3 का। इन दोनों नंबरों के बीच का कितना डिफरेंस है, +3 का। और इन दोनों नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है, +3 का। तो आप यहां से एक बात तो समझ गए होंगे कि हर जो पेयर ऑफ नंबर है, हर दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, +3 का है, +3 का है। ठीक है, अगर इस तरह का सीरीज हमें दी जाती है तो हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी में क्या होता है, दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही होता है, चाहे यहां पर ले लो चाहे यहां पर डिफरेंस ले लो, या फिर इन दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव, यानी आज अगल बगल वालों में। ये नहीं कि हम यहां से यहां तक डिफरेंस लेना चाहते हैं, चलो हम इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस लेना चाहते हैं, तब तो 6 हो जाएगा ना। कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस जो होता है, ठीक है, आसपास के नंबर में, ठीक है, डिफरेंस आप देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इन दोनों के नंबर के। तो हम इस श्रेणी को, इस नंबर ऑफ सीरीज को, यानी इस तरह के नंबर के सीरीज को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप देखो दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम है, तो हम इसे क्या कह लेते हैं, जब हर जगह सेम है, भाई इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो भाई +3 है। जब ये हर जगह सेम है तो इसे हम कह लेते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा आप इस नाम से ही समझ गए होंगे कॉमन डिफरेंस, हाँ भाई इस नाम से ही समझ गए होंगे कॉमन डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भाई कॉमन है सब जगह, हर दो पेयर ऑफ नंबर के बीच में, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो +3 है हर जगह। तो हम इन्हें इसीलिए तो इसका नाम रख दिया क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को आप डी से लिखते हो, स्मॉल डी से डिनोट करते हो। लिखने का तरीका है, जैसे अपना अपना लिखने का तरीका होता है। ट्रायंगल लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, अल्फा लिखना है, अल्फा जैसे अल्फा एक शब्द होता है इस तरह से बना देते हैं। फाई लिखना होता है तो उनको ऐसे बनाते हैं, थीटा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कॉमन डिफरेंस, आप समझ में आ गया होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। दो नंबरों, दो समांतर श्रेणी वाले नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है समांतर श्रेणी में वो +3 होता है। जैसे +3 नहीं, मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी होता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि +3 ही होगा हमेशा, नहीं नहीं, +8 होगा। तो अगर +8 यहाँ हो गया तो +8 यहाँ भी होगा, +8 यहाँ भी होगा, +8 यहाँ होगा, +8 यहाँ होगा। अगर मान लीजिए -4 हो गया तो -4 यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा, -4 यहाँ। यानी जितना दो नंबरों के बीच में हो गया डिफरेंस पहले दो नंबरों के बीच में, उतना ही आखिरी के दो नंबरों के बीच में होगा। हर एक नंबर और पेयर यानी कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में उतना ही डिफरेंस होगा, तभी तो हमने इसको कहा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एपी के पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं, एपी में जो पहला नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, इसे फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर एरो बना बना के लिखे दे रहे हैं कि क्या चीज़ है। जैसे +3 आप समझ जाओगे कॉमन डिफरेंस किसे, +3 दो नंबरों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं, पहले वाले नंबर को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। क्या, फर्स्ट टर्म बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट कैसे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं भाई। कैसे, ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, ए से क्यों करते हैं, अरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है ए, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो पहला जो नंबर है वो किससे, फर्स्ट टर्म से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट टर्म बोला जाता है इसे, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और चीज यहां पर हमें सीखनी होती है, जैसे मान लीजिए ये जो नंबर ऑफ सीरीज दी रखी है इसमें कितने टोटल टर्म्स हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद हमने लिखा, नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर 6 टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल n से लिखा जाता है, और जो कि इस सीरीज में अगर देखा जाए तो 6 है, इस सीरीज में देखा जाए तो 6 है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। अच्छा, इस आखिरी वाले टर्म को भी कुछ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। इसे आप an भी बोलते हो, आखिरी वाले टर्म्स को an भी बोलते हो, इसे आप कुछ लोग l भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। अभी
कंफ्यूज मत होना ना कि अब इसे लास्ट टर्म है तो इसे जेड बोलेंगे किसे, क्योंकि इसे पहले टर्म को ए बोले थे। ना 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 ना, पहले टर्म फर्स्ट टर्म है, इसका डिनोशन है, ए से डिनोट करते हैं बस केवल, ठीक है। आखिरी वाले टर्म को आप ए एन बोल सकते हो, ठीक है, ए एन स्मॉल एन, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ए एन, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप। ए एन लिखने का मतलब ये ए एन वाला, ये एनथ टर्म, एनथ टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म, ठीक है। तो इसको कुछ लोग एल से भी लिख देते हैं लास्ट टर्म, इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आई होप हम समझ चुके हैं। एक समांतर श्रेणी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख चुके हैं। पहला टर्म का क्या बोलते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, पूरा कांस्टेंट रहेगा। हर दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हमने कॉमन डिफरेंस टी से डिनोट कर दिया। लास्ट वाले टर्म को हमने ए एन बोल दिया या फिर एल बोल देते हैं लास्ट टर्म। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 6 होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल 6। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन और लास्ट टर्म, इनका एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है। सब एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर ये सारे के सारे समझ जाते हैं, वहीं पर आ जाते हैं। अब देखो सारा का सारा एक रिश्ता होता है। रिश्ता ये होता है कि ए एन इज इक्वल टू, हमने बताया कि आप ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम ए एन लिख रहे हैं, या फिर आप एल भी लिख सकते हो। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक प्यारा सा रिश्ता होता है इन लोगों के बीच में, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने कांस्टेंट हैं, यानी कितने वेरिएबल्स हैं। आप यहाँ पे बताओ तो आप कहोगे वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है। तो आप देखो ना कितनी वैल्यू नहीं पता है, 1 2 3 4 चीजें हमें नहीं पता है। अगर हम इसमें से आपको 3 बातें दे दें, 3 चीजें हम दे दें, यहाँ पे 4 चीजें नहीं पता, 3 चीजें दे दें, कोई भी दे दे, जैसे ए दे दिया और ए एन दे दिया और यहाँ पर डी दे दिया, तो आप एन निकाल दोगे। भाई अगर किसी भी इक्वेशन या किसी भी रिलेशन में आपको, जैसे स्पीड इज इक्वल टू, बहुत छोटी सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैपिटल से लिखते हैं, सारा कैपिटल से लिखे तो इसको भी कैपिटल से लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 बातें हैं यहाँ पर, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, ठीक है। अगर हम इसमें से 2 चीजें हम दे दें आपको, 3 चीजें हैं, 2 चीजें जैसे स्पीड दे दें, टाइम दे दें, तो आप डिस्टेंस बता दोगे। डिस्टेंस देते, स्पीड देते तो आप टाइम बता दोगे। डिस्टेंस और टाइम दोनों दे दिया तो आप स्पीड बता दोगे। यानी 2 चीज़ें दी जाती हैं और आप तीसरी चीज़ें निकाल देते हो, कोई भी 2 चीज़। यानी 3 वेरिएबल थे, यहाँ पे तीनों चीज़ें नहीं पता था, तो 3 वेरिएबल थे और 3 वेरिएबल में से 2 चीज़ें आपको दे दिया तो तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर लेते हो। कितने वेरिएबल है बच्चे? 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। और चारों वेरिएबल में से अगर हम 3 बातें आपको दे दें तो आप चौथी बात निकाल देते हो, चौथी बात निकाल दोगे। ये रिलेशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर सिस्टम में कभी कभी आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनको हम कैसे रिलेट करके लिखते हैं, ये कहाँ से आया। आपके मतलब की बात नहीं है कि ये कहाँ से आया, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। ए एन इजक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी आगे चल के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे प्रैक्टिस से ये फॉर्मूला भी अपने आप जो है याद हो जाएगा। यानी चीज़ें ये पता चल जाएंगी, ये रिलेशनशिप चीज़ें पता हमें चल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और हमने बताया कि कब कब ये इस्तेमाल होगा। 3 चीज़ें आपसे दी जाएंगी, आपको दी जाएंगी, आपसे कोई ना कोई एक चीज़ पूछ लेगा, आपको वही बताना होगा, ठीक। एक सवाल हम इसी पे, एक बिल्कुल बेसिक सवाल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इस पे सवाल, आपको किस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक। अब हम एक छोटी सी सीरीज लिखते हैं और उस पर आप एनालिसिस करके बताएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया ये एक सीरीज लिखी हुई, ठीक है। इसका हमें 10th टर्म बताइए। 10th टर्म क्या होगा बताइए। ये एक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, आप समझ ही होंगे तुरंत। कैसे समझ गए होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? पहले बात तो सीरीज है ये, ठीक, हमें पता नहीं कौन सी है,
लेकिन 10वां टर्म हमसे पूछा है। क्या पूछा है? 10वां टर्म। अब देखो यही एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, एक ही एग्जाम्पल में, क्योंकि हमने बोला था कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो एक ही कॉन्सेप्ट में सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप ये कह लेंगे कि 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23। इसका मतलब हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना हो गया? 4। समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? डी 4। प्लस 4 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, माइनस होता तो माइनस लगाते, नहीं तो ऐसे अंडरस्टूड है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, पहला टर्म ए से लिखने की बात कही थी। पहला टर्म हमने किससे बोला था लिखने को? ए से लिखने को बोला था कि पहला टर्म ए से होता है। तो पहला टर्म यहां पर क्या है? 7। आखिरी टर्म, अगर आखिरी टर्म बताओ, सीरीज का आखिरी टर्म बताओ। आखिरी टर्म तो हमें पता नहीं, और आखिरी टर्म है 10वां, हमसे पूछा गया 10वां टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ। तो आखिरी टर्म हमें नहीं पता, यानी आखिरी टर्म होता क्या था? आखिरी टर्म ए एन होता था, ए एन होता था। ए एन, इसका मतलब हमसे पूछा गया है आखिरी टर्म क्या होता था? ए एन होता था। इसका मतलब हमसे ए 10 पूछा गया है। भाई ए एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये बात बताया था ना, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो इसमें 10वां टर्म पूछा गया है, ए 10 पूछा गया है। इसका मतलब ए एन का मतलब ए 10, 10वां टर्म हमसे पूछो, 10वां टर्म पूछो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? अगर आपसे यहाँ से 10वां टर्म पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10। भाई 10वां टर्म पूछा ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल एन से लिखा जाएगा वो 10 होंगे, और 10वां टर्म्स हमसे पूछो। अच्छा, फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप एक चीज देखो, आपसे ए 10 पूछा है, आखिर 10वां टर्म पूछा है ना, तो ए 10 पूछा है। हमने कहा था ये आखिरी टर्म होता है, कुछ लोग इसे एल 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 के नाम से भी लिखते हैं, तो वही है 10वां टर्म। ए 10 पूछा है, या आप ए 10 लिख दो, ए के बाद स्मॉल 10 लगा दो, या फिर आप एल लिख दो, जो भी लिखना चाहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 10वां टर्म क्या होगा? तो हम ए 10 लिख देते हैं। बार बार हम इसे इसलिए बता रहे हैं कि एल से लिखा जाता है, क्योंकि कुछ किताबों में आपसे एल से लिख दिया इन्हें। तो आप ये मत समझ लेना कि अरे हमने तो वहां पर ए एन ही पढ़ाया गया, हम एल क्या चीज़ है, ऐसा नहीं। आप समझ सकें इसलिए हम ए 10 बता दे रहे हैं। ठीक, तो ए 10 मतलब 10वां टर्म, लास्ट टर्म। भाई इस सीरीज का लास्ट ही टर्म है तो 10वां टर्म। अच्छा, इस सीरीज का आखिरी टर्म है क्या? 10वां टर्म। 10वें टर्म के बाद क्या कोई नंबर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आखिरी टर्म थोड़ा है ना 10वां टर्म, इसलिए हमने ए 10 लिखा है, एल नहीं लिख दिया। कभी कभी सीरीज में एल दे देते हैं, आखिरी टर्म दे देते, कहते हैं इसके बाद नंबर नहीं है, इसके बाद नंबर नहीं। अब आखिरी टर्म के सीरीज पर एक सवाल बनाते हैं, वहां पर हम एल यूज करें तो ज्यादा सही लगता है। अभी देखो वो भी सवाल हम यहाँ पर वो भी वेरिएशन देखेंगे। ए 10 कितना होता है? ए 10 हो जाएगा ए पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या है? अब देखो सारी वैल्यू आपको पता है, पहला टर्म मतलब 7। देखो ए की वैल्यू 7 है। एन माइनस 1, एन क्या है? 10, 10 माइनस 1। डी कितना है? तो एन कितना हो गया? एन है यहाँ 10, 10 माइनस 1। डी कितना है? तो डी आप देख सकते हो यहाँ पर 4 है, तो आप 4 लिख दो यहाँ पर, डी 4। ठीक है, तो 10वां टर्म क्या होगा? ए 10 होगा यहाँ पर 7 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 36। और 36 में अगर आपने 7 ऐड कर दिया तो 7 6 13 और 3 1 4, यानी 10वां टर्म क्या होगा? 10वां टर्म यहां पर होगा, 10वां टर्म ए 10 कितना होगा? ये ए 10 है, 9 नहीं लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए 10। ठीक है, तो 10वां टर्म कौन सा होगा? 43, 43 होगा। इस सीरीज का जो 10th टर्म होगा, 10वां टर्म जो होगा वो कितना होगा? 43। तो हम इसको मिटा दें। हाँ भाई, 10वां टर्म 43 है 10वां टर्म। ठीक, ये कौन सा टर्म है? 10वां टर्म है। ठीक है, 10th टर्म है, हम लिख दे रहे हैं 10th। अच्छा, ये जो सवाल हमने लगाया है, हमने कहा कि भाई 10वां टर्म बताओ, ए 10th बताओ, तो ए 10th आपने निकाल दिया। आप इस बात को जरा पचाएं, इसको देखें अच्छे से, लगातार वीडियो नहीं देखनी, आप इसे देखें पहले।
आपको समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आप वीडियो प्ले करें, ठीक। तो इस बात को पहले बचा लें कि 10वां टर्म कैसे निकाला जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ से एक किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म कहाँ से, ये पहला टर्म सीरीज का पहला टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, हर एक नंबर के बीच में कॉमन रहता है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पर देखो 4 है, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 4, ठीक है। तो डी हमें यहाँ 4 यहाँ पर रखना था, डी यहाँ पर, और एन टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 थे, क्योंकि 10वां टर्म पूछा था। तो 10वां टर्म कितना है, 10 थे, तो 10 यहाँ रख दिया, 10 में से 10वां नंबर ऑफ टर्म्स, 10वां टर्म कौन सा है इस बात से नहीं, टोटल ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4, ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं 1 2 3 4, ये टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो 10 हमने रख दिया, इसको कैलकुलेट किया तो कितना है 43। हमने कहा 10वां टर्म तो हमने इस सीरीज का निकाल ही दिया, तो हमने लिख दिया 10वां टर्म, ये देखिए 10। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, क्या मान लेते हैं कि आपको ये बात नहीं पता है, क्या नहीं पता है, ये नहीं पता है कि n नहीं पता है, ये n नहीं पता है, ठीक। और इस सीरीज का 10वां टर्म पता है, ठीक है, ये 10वां टर्म भी नहीं पता, तो 10वां हटा देते हैं, हटा ही देते हैं बिल्कुल 10th टर्म। इस सीरीज का आखिरी टर्म पता है, इस सीरीज है, हमने एक सीरीज लिख दी, ऐसे लिख दी 7 4 11 4 15, ये 2 भी ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, और ऐसे लगाया हमने डैश डैश, ठीक, डैश डैश लगाया, और आपसे बताया कि भाई 7 4 11 4 15 ऐसे लिख दिया, और यहाँ 43 लिख दिया। इस सीरीज का आखिरी टर्म कितना है, 43, 43। बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। आखिरी टर्म कितना है, 43। अब देखो यहाँ पे एल लिख रहे हैं, क्योंकि आखिरी टर्म दिया गया है, ठीक है, एल। हमें नहीं पता आखिरी टर्म कौन सा है, हमें नहीं पता ये आखिरी टर्म कौन सा है, हमें नहीं पता, तो हमने एल लिख दिया। देखो अब जब पता नहीं है तो 18 कैसे लिख दिए, अभी तो आपको पता होगा 18 है भाई 10वां टर्म है, क्योंकि इससे पहले आपने किया। लेकिन डायरेक्ट अगर ये सवाल आ जाए, मान लो कि 7 4 11 4 15, अच्छा डॉट डैश लगा के 43 लिख दें, अब बताएं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, यानी इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 और ये आखिरी 4 होगा, लेकिन बीच में तो कोई नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे ना भाई। अगर 4 4 का कॉमन डिफरेंस है तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 21, 21 4 24, 4 1 5 25, ठीक है, फिर 21 4 25, 25 4 29, फिर 29 4 33, मतलब इस तरह से आप जोड़ते जाओगे क्या, और जोड़ के निकालोगे 43 तक। अरे 43 तक तो आप जोड़ के निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर हम 4300 दे दिए तो निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे ना। ये 430 दे दिए तो नहीं निकाल पाओगे ना दिए गए टाइम के अंदर, वो इसीलिए तो हम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताता है कि कितने टर्म सीरीज में है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये एक सीरीज लिखी गई है 7 4 11 4 15, इस तरह से कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 है, पहले टर्म यहाँ पर 7 है, आखिरी टर्म 43 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताइए। तो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक सिंपल सा रिलेशन हमने पढ़ा है, और वो रिलेशन क्या कहता है कि an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रिलेशन। और जब आपको ये an तब लिखते हैं जब कोई नंबर टर्म्स निकालना हो, अगर आखिरी लिखा हुआ है तो an नहीं लिखते हैं, वहाँ पर l लिख देते हैं। तो देखो आखिरी टर्म दिया गया है, क्योंकि an और al नंबर nth टर्म और l एक तरह से बराबर होता है, ठीक है, तो एक तरह से ये बराबर ही होता है, ठीक। तो आखिरी टर्म कौन सा है, तो आखिरी टर्म तुरंत आप कह दोगे कि आखिरी टर्म तो यहाँ पर 43 है, 43, तो देखो 43 आ गया। अच्छा पहला टर्म कौन सा है, तो पहला टर्म आप देखो यहाँ 7 आ गया, 7 प्लस, अच्छा n तो निकालना है ना, तो n निकालेंगे हम, n माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 4 है, तो ये 4 आ गया, ठीक, ये 4 आ गया, यहाँ पर लिख दिया। तो आप देखो 43, और इधर लाएंगे तो माइनस का 7 उधर ले माइनस का 7, और ये 4 इधर आएगा, तो चलो नहीं समझ में आएगा इस तरह से डायरेक्ट, तो हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। n माइनस 1 इंटू 4 है, 43 माइनस 7, तो 13 में से 7 गया, 7 6 13, और ये 3, भाई ये 3 बचेगा ना, इधर चला गया था, 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, और ये बचेगा इधर कितना n माइनस 1, इधर बच गया, 4 9 भैया 36, तो इधर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर है 9 के, भाई 9 4 9 36 होगा ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो
तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। अब तुरंत आप समझ गए होंगे कि जो 43वां टर्म्स होगा इस सीरीज का, 43वां टर्म्स होगा वो कौन सा होगा, 10वां टर्म्स होगा। देखो n की वैल्यू कितनी आएगी, n टोटल नंबर ऑफ 10, यानी 7 से लगा के 43 से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10 होंगे, 10। और ये जो 43 है वो 10th टर्म्स होगा, इस सीरीज का 10वां टर्म्स होगा। ये क्रॉस दूसरा तरीका है, थोड़ा सा वेरीफाई करने के बाद दूसरा तरीका हमने ये सीखा कि इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालते हैं। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है वो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जाते हैं, पूछ लेता है। हमसे लास्ट टर्म भी पूछ लिया था पिछली बार कि 10वां टर्म्स क्या होगा, हमसे ये भी पूछ लिया कि 10वां टर्म्स दे दिया, हमसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिए तो हमने वो भी निकाल दिया। कभी कभी आपसे कॉमन डिफरेंस, यानी इन चारों में से आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, 3 चीज़ें दी जाएंगी, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब इतना हमें समझ में आ गया कि हम चारों में से कोई भी चीज़ अगर दी जाएगी तो हम चारों में से 3 चीज़ें अगर हमें दे दी जाए तो हम चौथी चीज़ क्या है फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, नंबर सिस्टम में आपसे इसी पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें छोटा सा आना चाहिए, उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे। डायरेक्ट आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस तरह के डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन नहीं देंगे इसका। आपसे ये नहीं पूछ लेंगे कि डायरेक्ट आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिए फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देंगे। एक इनडायरेक्ट वे में आपसे सवाल पूछेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही होगा, लेकिन नंबर के फॉर्म में आपसे सवाल पूछ लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही लगना है, तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इसके बाद के वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन सीखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमसे एसएससी में पूछे जाते हैं, यानी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल्ड में जैसे हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, एक एक चीज़ हमने यहाँ पर सीखी है। ठीक है, तो इसी तरह से जब सवाल को लगाएंगे तो एक एक चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वो चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।